हेलो एवरीवन, दिस इज साइंस विज क्लासेस। हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 6 का। फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम था अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, उसमें हमने काफ़ी डिटेलिंग देख ली थी अर्थ, उसके अगल बगल की जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सोलर सिस्टम है और जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल बात कर लिया था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, टोटली अर्थ के जो सरफेस है उसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के ऊपर में कोई चीज़ को लोकेट कैसे करते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्यों इसका यूज़ है, आखिर हमने इसको इन्वेंट या फिर बनाया ही किस लिए है, इसी चीज़ के ऊपर फोकस करके ये पूरा का पूरा चैप्टर बनाया गया है। इससे यूज़ क्या है, आखिर में अर्थ के ऊपर इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, इसको हम स्टडी कैसे करते हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, सारी चीज़ों को काफ़ी ब्रॉड वे में इसको समझाया गया है। तो इसको इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका जो चैप्टर का नाम है ग्लोब, इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, है क्या ये, उसके बाद में आगे देखेंगे। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको मैं पहले पढ़ करके आपको समझा देता हूँ, उसके बाद जो जो उसके बीच के कंटेंट्स होंगे उसको बताऊंगा मैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एक पिक्चर बना हुआ है। आप कभी अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे या फिर किसी एक ऑफिसर के अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा एक साइड में एक आपका इस तरह का ऑब्जेक्ट रखा रहता है, अर्थ का एक मॉडल टाइप का रखा रहता है ना। आपने कभी देखा होगा, चाहे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाएं, चाहे वाइस प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाएं, तो हमेशा इस तरह का एक मॉडल रखा रहता है ना। इसको कहते क्या है, क्या चीज़, इसकी मीनिंग क्या होती है, ये सब यहाँ पे। तो इसका देख लीजिए, ग्लोब इसी को कहते हैं, में होता है, इसी को कहते हैं ग्लोब। अब इसका मतलब क्या होता है, द मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ इज नोन एज द ग्लोब। मिनिएचर मॉडल का मतलब अर्थ अभी हमारे रिस्पेक्ट में अर्थ काफ़ी बड़ी है ना। तो इसको एक बार में पूरा देख पाना बड़ा ही इम्पॉसिबल टास्क है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम कंसाइज फॉर्म में, छोटे फॉर्म में इसका एक मॉडल तैयार करते हैं कि उसी के जैसा हो, सारी चीजें, फिजिकल फीचर, उसका लैंड, उसका वाटर बॉडी, सब उसमें अरेंज हो और उसी का ही एक पिक्चर बनाता हो, उसी का एक सैंपल बनाता हो, है ना। इसी को बोल रहा है कि ये मिनिएचर मॉडल है। मिनिएचर का मतलब काफी छोटा है, एज कंपेयर टू अर्थ, रियल अर्थ उससे छोटा होगा। मिनिएचर मॉडल है किसका, अर्थ का, हमारी जो अर्थ है उसका। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्लोब कह रहे हैं, है ना। ये ग्लोब जो क्या रहा है, अर्थ के बारे में ही बता रहा है। तो ये ग्लोब जो है कई साइज का हो सकता है ना। कभी कभी आप देखे होंगे कि ग्लोब जो होता है कभी पॉकेट के साइज का होता है, बहुत छोटा ऐसे बॉल टाइप का रहेगा, इस तरह का होता है। या तो कभी कभी गैस बलून से भी ग्लोब बना देते हैं लोग, उसको दिखाने के लिए कि चीजें काफी बड़ी में हो और क्लियर पिक्चर आए, है ना। तो ग्लोब का साइज कभी भी एक फिक्स नहीं हो सकता, हमेशा वेरिएबल होता है। छोटे से लेकर के आप बहुत बड़ा ग्लोब तक भी देख सकते हैं। कभी मेले में जाएं कभी आप, तो कभी होता है क्या कि बड़े बड़े बलून्स दिखते होंगे आपको, इतने बड़े बड़े, उनसे भी हम क्या बना सकते हैं, एक ग्लोब का मॉडल बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर में, रेशियोज आर द सेम। ये किस बात की रेशियो के बारे में बात कर रहा है, ये हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए, जो इंडिया है चाइना से 2.5 गुना ज्यादा है, या 2 गुना मान के चलिए, है। तो अर्थ में भी हम बनाते समय, ग्लोब में भी हम बनाते समय ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर इंडिया इतने साइज का बन रहा है तो चाइना हमारा इतने साइज का बने, ये लगभग इसके एरिया का डबल लग रहा है ना। तो इस रेशियो को हमेशा कांस्टेंट लेते समय इस ग्लोब के अंदर में हम इसको मैप करेंगे। अर्थ अगर इंडिया इतने साइज का है, चाइना इतने साइज का है, ग्रीनलैंड इतने साइज का है, तो ये रेशियो हम हमेशा मेंटेन रखेंगे, लैंड से वाटर बॉडीज का भी और कंट्रीज से कंट्रीज का भी। ठीक है, इसी चीज को यहां बताया गया, रेशियो आर द सेम अमंग द फीचर्स। फीचर्स का मतलब, अब चाहे पहाड़ के बारे में बात करें, पहाड़ को तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना भी एरिया वाइज जो चीजें होती हैं, इनको हम हमेशा एक फिक्स रेशियो में दिखाएंगे, चाहे वो ग्लोब बड़ा होता चला जाए और चाहे छोटा होता चला जाए। ऐसा नहीं कि अगर हमने एक बड़ा ग्लोब बना दिया तो उसके अंदर में इंडिया को इतना बड़ा दिखा दिया, चाइना को इतना बड़ा दिखा दिया, ये तो रियलिटी से पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा और आपको एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये ग्लोब कैसा हो जाएगा, ये कि गलत ग्लोब हो जाएगा। चलिए, तो अभी देखते हैं जो अगला पॉइंट है हमारा, इसके बारे में क्या है। ग्लोब हैज इट्स एक्सिस। अभी आप जो देख रहे हैं इस ग्लोब को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये आपको जो मिल रहा है ये हमारा कंटिनेंट है, ये जो मिल रहा है ये है कंटिनेंट, और इसके बगल में ये जो आपको दिख रहा है ये है वाटर बॉडीज। ठीक है, अब ये जो ग्लोब ऐसे है, कभी इसको ऐसे नचा के देखेंगे, ऐसे बॉल की तरह होता है जो ऐसे रोटेट कर जाएगा। रोटेट कैसे हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
पिन लगी हुई है यहाँ पे, और ये पूरी पिन कहाँ, पूरे अंदर आते 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 फिर ये कि यहाँ भी एक पिन लगी हुई है, ठीक है। और एक ये पॉटर के एक तरीके का एक सांचा टाइप का है, एक तरह का पॉटर है जिसके अंदर में अटका हुआ है ना, और इसको हम घुमा घुमा के देखते हैं कि कोई चीज कहाँ पर है, ठीक है। तो यहां पर जब हम ग्लोब देख रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर क्या है, एक एक्सिस है, एक लाइन है जो इसके अंदर से गई हुई है, और उसी के अराउंड ये पूरी जो बॉल है वो घूम रही है, ठीक है। यही चीज यहां बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्लोब हैज इट्स एक्सिस। इस ग्लोब का ये क्या है, एक एक्सिस है जिसके अराउंड ये घूम रहा है, ठीक है। एक ऐसा पूरा का पूरा लाइन जिसके अराउंड ये ग्लोब घूमता है उसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, अर्थ के बारे में बोल रहा है ये, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट। अब ये अर्थ के बारे में तो अभी डिटेल में नहीं, पहले हम इसको देख लेते हैं ग्लोब में। अब ग्लोब को कभी हम देखना चाहेंगे कि अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसे घूमती है, तो हम हमेशा और हमेशा ये इसको नोटिस रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये वेस्ट टू ईस्ट घूमे। वेस्ट टू ईस्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ हो गया। तो अगर ऐसे मान लीजिए ग्लोब है, इसको वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घुमाना है, ठीक है। ये हमेशा ऐसे नहीं कि हम ग्लोब को ऐसे घुमाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रोटेशन अर्थ की कैसी है, वेस्ट टू ईस्ट है, ऐसे करके हमेशा अर्थ घूम रहा है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से डायरेक्शन रहेगा इसका, कभी भी ऐसे नहीं है, ये करेक्ट डायरेक्शन ये है। तो यहीं पर ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। ये आप जान लीजिए इसके अंदर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक। उसके बाद अर्थ का शेप कैसा होता है, हमने इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि अर्थ का शेप कैसा होता है, जियोइड टाइप का होता है ना। जियोइड, इससे पहले हम लोगों ने जो अर्थ इन सोलर सिस्टम पढ़ा था तो अर्थ के बारे में पढ़ा था कि अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड है ना, जियोइड, ऐसा शेप जो अर्थ की तरह ही हो, है ना, जियोइड की तरह ही है। अब जियोइड में हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ कुछ ऐसी है, उसके पोल्स पे चिपटी हुई और इक्वेटर पे थोड़ा सा निकली हुई, है ना। जैसे कि मान लीजिए, इसको यहां पर नहीं दिख रहा होगा आपको, फिर से बनाया तो कि ऐसे करके है, बहुत ज्यादा ऐसे मैंने बना दिया, लेकिन हल्की सी ये पोल्स पे चिपटी हुई है और इक्वेटर पे ऐसे निकली हुई है ना। इस शेप को बोलते हैं जियोइड। जियोइड का मतलब जो अर्थ के जैसे लुक अलाइक हो, है ना। अगर मान लीजिए कोई अलग से कभी प्लेनेट खोजा जाएगा कभी फ्यूचर में और अर्थ के जैसे शेप का होगा तो उसको बोलेंगे जियोइड, ठीक है। तो इसीलिए वर्ड का इन्वेंशन किया गया है। तो हम लोग क्या समझ लेते हैं, मतलब मानते क्या है अर्थ के मामले में कि अर्थ कैसी है, इन रियल लाइफ अर्थ क्या है, थोड़ी सी पोल्स के ऊपर फ्लैटेंड है और इक्वेटर के ऊपर थोड़ा निकला हुआ है, ठीक। बट जब ग्लोब बनाते समय हम थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, ग्लोब लगभग 99% जितने भी ग्लोब होते हैं सारे के सारे ग्लोब सर्कुलर फॉर्म में बनाए गए हैं, हमारे कन्वेंशन के हिसाब से, हमको ईज पड़ जाए चीजों को कैलकुलेट करने में, समझने में, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में अर्थ कैसी है, ऊपर से थोड़ी फ्लैटन और इक्वेटर पे थोड़ी सी बढ़ी हुई, ठीक है। चलिए इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे, अर्थ के ऊपर में किस तरह से चीजों को, सपोज किसी कंट्री को लोकेट करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर अर्थ को मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लोकेशन दे दिया, आखिर हम कैसे समझेंगे कि चीज यहाँ पर है ना। तो इसके लिए कुछ कन्वेंशंस बनाए गए हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अभी हम लोग देख रहे थे ग्लोब के बारे में कि ग्लोब का डिज़ाइन कैसा है, उसके अंदर रेशियोज कैसे होते हैं, कैसे किसी एरिया को या किसी कंट्री को किसी के रिस्पेक्ट में दिखाना है, तो वो रियल का जो हमारा अर्थ है उसी के रिस्पेक्ट में उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। अभी इस ग्लोब में आप एक बार थोड़ा सा और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब ये ग्लोब को हम यहाँ पे घुमा के देखते हैं तो ये इसकी खुद की एक एक्सिस होती है। यहाँ पे हमने क्या डाला है, एक एक्सिस लगा रखा है, ये बाहर के एक फ्रेम के अंदर में, है ना। लेकिन रियल में जब अर्थ हम लोगों ने देखा था इससे पहले सोलर सिस्टम में, तो अर्थ के पास खुद का कोई एक्सेस होता नहीं है ना। अर्थ के पास कोई एक अलग से एक्सेस नहीं होता, एक इमेजिनरी लाइन होती है। अगर मान लीजिए ये अर्थ है यहाँ पे, तो अर्थ स्पेस में पूरी तरह से फ्री रोटेट कर रहा है और एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू वो क्या करता है, वेस्ट से ईस्ट में वो रोटेट कर रहा होता है। ऐसे वेस्ट से, ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, ऐसे ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा होता है। अर्थ के पास अपनी कोई भी एक इस तरह का कोई एक्सेस नहीं होता, एक इमेजिनरी एक्सेस होता है, ठीक है। और इमेजिनरी एक्सेस जहां से एंटर करती है और जहां से निकलती है ना, जैसे ऐसे मान लीजिए अर्थ को, और एक इमेजिनरी एक्सेस है ऐसे करके, यहां से ये ऐसे रोटेट हो रहा होगा। तो जिस पॉइंट से ये इमेजिनरी एक्सेस एंटर कर रही है और जहां से निकल रही है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो घूम नहीं रहा होगा।
इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं साउथ पोल और इस पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, उस पॉइंट को, ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे नॉर्थ पोल और नीचे वाले पॉइंट को बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, और अर्थ के अंदर अब लोकेशंस के बारे में देख लें। अगर किसी चीज को लोकेट करना है कि भाई कोई कंट्री कहां पड़ रही है, कहां सिचुएटेड है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं। ठीक है, सबसे मेजर इमेजिनरी लाइंस कौन सी हैं, उसको बोलते हैं इक्वेटर, है ना। अब यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको देखिए, इमेजिनरी लाइंस which divide the earth into two equal parts is known as the equator, है ना। अब जैसे एग्जांपल के फॉर्म में क्या है, इसको देख सकते हैं, यहां पे एक डायग्राम बना हुआ है कि एक इमेजिनरी लाइन, रियल में अर्थ के ऊपर ऐसी कोई भी लाइन नहीं खींची हुई है। हमने अपने कन्वेंशन के हिसाब से, कि हम अपने सुविधा के हिसाब से हमने इसको बनाया हुआ है, ताकि हमको लोकेट करने में, कोई कंट्री को देखने में आसानी हो। ठीक है, तो इस अर्थ के ऊपर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है जो इसको इक्वल हाफ में बांटता है। इधर भी इक्वल एरिया है, इधर भी इक्वल एरिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं इक्वेटर, है ना। वर्ड से समझ में आ रहा है कि इक्वल, है ना, इक्वल वर्ड से बना हुआ है इक्वेटर, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को ऊपर इक्वल में और नीचे इक्वल में बांट रही हो, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ऐसे करके एक लाइन है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, और ये 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करी जाती है। ठीक है, 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करी जाती है। इसके ऊपर वाले को नॉर्थ पार्ट बोलते हैं और इसको नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभी हम लैटिट्यूड्स को, इसको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड्स बोला जाता है। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ही और पैरेलल में लाइंस होती है, ऐसे ऐसे करके, इस तरह करके। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोला जाता है। ठीक है, इक्वेटर्स के ऐसे ही पैरेलल्स में जो लाइंस खींची हुई हैं किसी भी कंट्री को लोकेशन दिखाने के लिए, इसी को ही लैटिट्यूड्स बोला जाता है। अभी हम दूसरे पिक्चर में देखने वाले हैं कि किस तरह से लैटिट्यूड बना हुआ है और इसको और क्या क्या बोलते हैं, किस तरह से इनकी डिग्रीज डिफाइन करी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका जो पिक्चराइजेशन है, किस तरह से ये अर्थ के ऊपर बनाया गया है, हम एक डायग्राम के थ्रू देखना चाहेंगे, है ना। यहाँ देखिए, अर्थ को हम किस तरह से पूरे बॉल की तरह देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो बॉल को थोड़ा सा उसके टॉप से नहीं, हम थोड़ा साइड से देख रहे हैं, जिसमें उसका टॉप भी दिख रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये इक्वेटर को ऐसे बनाया गया है, तो ये एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है। अगर किसी बॉल के ऊपर अगर आप कुछ खींचना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक बॉल है, अगर कोई एक लाइन खींचना चाहेंगे तो सिर्फ आधे में नहीं खींच सकते हैं आप, उसको पूरा करने के लिए आपको पूरा एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेटर भी क्या है, पूरे इस साइड से भी है और ऐसे भी करके एक सर्कल, जैसे यहां देखिए, जैसे जैसे ऊपर होता चला जा रहा है, ये सर्कल ये पूरा आपको अच्छे से दिखता चला जा रहा है ना। तो अर्थ के ऊपर ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये इस तरह से सर्कल है, ये है ना, ऐसे करके पूरा ऐसे सर्कल की तरह। तो सबसे बड़ी वाली जो सर्कल है, ये है क्या, इक्वेटर, जिसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं, इक्वेटर, और ये 0 डिग्री है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हमारा एंगल बढ़ता चला जाएगा, और इसका जो एंगल, जैसे ऐसे करके मान लीजिए एक लाइन ऐसे करके और बना दी है, ऐसे करके, है ना, इसका भी कुछ डिग्री होगा, मान लीजिए 23 डिग्री एंड हाफ मिनट, है ना, 23 डिग्री ये हो गया। इसके नीचे भी कुछ इस तरह का रहेगा, ऐसे करके पैरेलल लाइंस, 23 डिग्री साउथ, ये 23 डिग्री नॉर्थ हो गया, ऐसे ही। अब इक्वेटर के ऊपर वाली जितनी भी लाइंस होंगी, इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स। क्यों पैरेलल क्यों है, ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइंस ऐसे खींचते चले जाएंगे ऐसे ऐसे, तो सारी की सारी कैसी हैं, सब बराबर है, इक्वी डिस्टेंस पे है, या फिर कभी मिलने वाली नहीं, कट नहीं करने वाली है। ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहा है, इसको पैरेलल लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ बोल रहा है। ये नॉर्थ की तरफ जितनी भी लाइंस बन रही है, यहां से देख लीजिए, इसके ऊपर ऐसे सिंगल लाइन खींचते चले जाएंगे, तो ये नॉर्थ की सारी लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट तक जाते जाते जब पोल्स पर 90 डिग्री भी पहुंचता है, तो ये एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, सारी की सारी लाइंस होती हैं, लेकिन जो पॉइंट, जो सर्कल होती है, लेकिन जो पोल के ऊपर पहुंच जाता है नॉर्थ का, ये एक पॉइंट होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम साउथ वाला भी देख सकते हैं। अगर जैसे ये इक्वेटर मान लिया है, तो इसके नीचे हम आते चले जाएंगे तो सर्कल छोटा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे इसकी तरफ चले जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लैटिट्यूड्स ऑफ साउथ, पैरेलल लैटिट्यूड्स ऑफ
साउथ बोलेंगे इसको। और ये भी एक पॉइंट तक जब जाएगा 90 डिग्री होगा तो ये साउथ पॉइंट पोल पे पहुंचते ही ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने इससे पहले ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, हमारे थंबनेल में प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है। 9th का एक चैप्टर है जिसमें अर्थ के लोकेशन के बारे में बताया, इंडिया के लोकेशन। अब लोकेशन के बारे में बताया तो कैसे, सबसे पहले कैसे बोला है उसको, सबसे पहले बोला है कि अर्थ का जो लोकेशन है वो पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोल रहा है। इसका मतलब इक्वेटर से वो पूरी तरह से नॉर्थ वाले जोन में पाया जाएगा। तो इसी तरीके से कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। अमेरिका अगर बोला जाएगा नॉर्थ अमेरिका कहां पे है, तो इस इक्वेटर के ऊपर वाले में है, इसका मतलब क्या है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से। ऑस्ट्रेलिया कहां बोला जाएगा, वो साउथ में है, तो उसको बोला जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो ये क्या बना रही है, इक्वेटर हमको एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा है जहां से कंट्रीज को हम बता सकते हैं कि ये ऊपर है, नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। तो ये इसी इंपॉर्टेंस की आती है, कंट्रीज की लोकेशन दिखाने के लिए ये इमेजिनरी लाइंस हमारे काम में आती हैं। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ और देख लेते हैं कि इसके बारे में अगर कंट्रीज को बताना है तो कैसे बताएंगे, है ना। इससे कोई एक पॉइंट और मैं इसके अंदर बताया हुआ है, बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे कंट्री में महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, है ना। महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर जिसकी लोकेशन है 20 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री से ऊपर अगर जाएंगे तो 20 डिग्री यहां पे 23 बनाया था, 20 यहां, तो सपोज मान लीजिए चंद्रपुर यहां पर है ना। चंद्रपुर अगर दिखाना चाहेंगे, अगर किसी दूसरे कलर से देख लें तो चंद्रपुर अगर यहां पर है, ये 20 डिग्री वाला लैटिट्यूड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये 20 डिग्री क्या है, इधर है। इसी तरीके से एक और जगह है इस 0 डिग्री से थोड़ा सा नीचे 20 डिग्री साउथ पे, यहां पर है, दूसरी जगह यहां पर है, ये इस पॉइंट पे दूसरी जगह में हो सकता है। असल में ये ब्राजील में एक कंट्री है। दो सिटीज का कंपैरिजन देख रहे थे, एक इंडिया में एक जगह है यहां पे, या 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है, 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर लोकेटेड है। उसी तरीके एक कंट्री है ब्राजील में, यहां पर ये भी 20 डिग्री लोकेटेड है ना, ये भी 20 डिग्री लोकेटेड है, वो भी 20 डिग्री लोकेटेड। इसका क्या नाम है, इसका नाम है बोले हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेकिन इनके अंदर में एक डिफरेंस है, ये 20 डिग्री नॉर्थ में पाया जा रहा है, चंद्रपुर देखिए इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ में पाया जा रहा है, और वही जो ब्राजील की एक सिटी है बोले हॉरिजॉन्टल, वो कहां मिल रहा है, 20 डिग्री साउथ में मिल रहा है। तो हमको ये रेफरेंस पॉइंट है, एक तरह का पॉइंट है जहां से हम बता सकते हैं कोई चीज इधर कितनी दूर है, और इस पॉइंट से देखते हुए फिर हम बता सकते हैं ये चीज कितनी दूर है। तो इससे हमको सिटीज का या कंट्रीज का एक लगभग एक अच्छा लोकेशन मिल जाता है, अप्रॉक्स लोकेशन मिल जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस यही है। लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, किसी भी चीज को दिखाने के लिए, उसका पॉइंट्स दिखाने के लिए, ठीक है, लोकेशन दिखाने के लिए। चलिए अभी हम ये देखेंगे कि सन से जो रेज आ रही है उसका हीट किस तरह से पड़ रहा है अर्थ के ऊपर पे, कहां पे ज्यादा कहां पे कम, और क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों है कि पोल्स के ऊपर हमेशा आइस पाई जाती है या बहुत ठंड पाई जाती है, इक्वेटर पे ऐसा होता नहीं है, इक्वेटर पे बहुत गर्मी पाई जाती है, ऐसा क्यों, है ना। ये चीज हम थोड़ा एक पिक्चराइज फॉर्म में देखेंगे, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। चलिए यहां से देखिए ये पिक्चर, सन से रेज यहां सीधे आ रही है और यहां पर ये अर्थ है। अर्थ कभी भी ऐसे सिंपल से सीधी रोटेट नहीं कर रही है, ऐसे रोटेट नहीं कर रही है, ये पिक्चर एकदम रॉन्ग है। अर्थ हल्की सी टिल्ट में है ना, हल्की सी ये टिल्ट है, अपने एक्सिस से 23 डिग्री एंड हाफ मिनट ये झुकी हुई है ना, टिल्ट है सन की तरफ में। ठीक है, ये इसकी करेक्ट पिक्चर है। तो जब करेक्ट पिक्चर है, आप जरा ये सोचिए कि लाइट अगर यहां से आ रही है तो इस रीजन पे तो ये काफी ज्यादा सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, इस चीज से हम यहां देख सकते हैं कि अगर टॉर्च आ रही है, टॉर्च की रोशनी अगर एकदम प्लेन सरफेस पे ऐसे पड़ेगी तो सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट छोटे से एरिया में पड़ना और सेम अमाउंट ऑफ लाइट बड़े से एरिया में पड़ना, ऐसे एरिया में। सपोज मान लीजिए सनलाइट यहां से भी आ रही होगी तो सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट यहां पे इतने बड़े एरिया में पड़ेगी, और यहां से जो सनलाइट आ रही है सेम अमाउंट ऑफ एरिया इतने छोटे एरिया में पड़ रही है। ठीक है, तो इससे ये हमको समझ में आता है कम एरिया पे सेम सनलाइट कम एरिया पे पड़े तो उसका हीट ज्यादा होगा,
और परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा गर्म में समझ में आएगा, हीट में समझ में आएगा। और यहां पर क्या देखिए, थोड़ा सा एंगल के फॉर्म में पड़ने की लिए वजह से इसका जो लाइट का इंटेंसिटी है, जो अमाउंट है, ये फैल जा रहा है। अब ये ज्यादा एरिया में सेम लाइट पड़ रही है, ज्यादा एरिया में सेम लाइट पड़ने की वजह से यहां हीट थोड़ा सा कम होता है, यानी कि हीट का इफेक्ट थोड़ा सा कम आएगा। तो सनलाइट जहां पे डायरेक्ट पड़ेगी 90 डिग्री पे पड़ रही है, देखिए यहां पे 90 डिग्री पे पड़ रही है, तो यहां हीट का इफेक्ट, हीट इफेक्ट बहुत ज्यादा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे हीट का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और यहां पर क्या होता है, सनलाइट अगर ऐसे आ रही है तो एक हल्का सा स्लाइड करके चली जाती है, और या फिर सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ज्यादा एरिया पे पड़ रही है। सपोज मान लीजिए यहां 100 रेज आ रही हैं, है ना, अगर 100 रेज आ रही हैं तो पहले छोटे से एरिया में पड़ रही है तो ज्यादा हीट जनरेट करेगा। और यही सेम लाइट अगर मैं ज्यादा एरिया में बढ़ा दूं, है ना, ज्यादा एरिया में बढ़ा दूं तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, जिससे वो कम गर्म होगा, यहां पर हीट कम पड़ेगी। ठीक है, इसी की वजह से ये सब दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ इमेजिनरी लाइंस को और भी नाम दे रखा है। ठीक है, वो इमेजिनरी लाइंस क्या क्या है, सनलाइट आखिर में इससे ज्यादा क्यों नहीं पड़ती है, इसका भी नाम है, ये किस रेंज में पड़ती है, इनका भी नाम है, इसके ऊपर कहां तक सनलाइट पड़ती है, उसके ऊपर सनलाइट, सन का इफेक्ट होता ही नहीं है, इसकी वजह से कुछ जोन्स का नाम है और कुछ लाइंस का नाम है। तो ऐसा जोन, सनलाइट का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस जोन पे, इस एरिया में, ये वाले एरिया में, इसको ट्रॉपिकल एरिया भी बोलते हैं। और लाइट के रेफरेंस में इसको बोलेंगे, हीट पड़ने के रेफरेंस में बोलेंगे, इसको बोलेंगे टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, टॉरिड जोन एक ऐसा जोन है अर्थ का जो पे मैक्सिमम हीट एक्सेप्ट करता है ना, मैक्सिमम हीट जो रिसीव कर रहा हो वो एरिया क्या कहलाता है, टॉरिड जोन। ठीक है, और उसके नीचे, यहां पे नीचे जो लाइट क्या करेगी, स्लाइड करके चली जाती है ना। सपोज मान लीजिए अर्थ का कर्व से यहां पे तो परपेंडिकुलर पड़ रही है, यहां पे परपेंडिकुलर पड़, लेकिन यहां पे जब लाइट आएगी तो हल्का सा स्लाइड करके या फिर बड़े एरिया पे पड़ने की वजह से इस लाइट का हीटिंग इफेक्ट बहुत कम होता है ना, गर्मी इसकी वजह से काफी कम होगी। तो नीचे के जोन क्या कहलाएंगे, यहां के जो जोन होंगे, ये वाले जोन, ये वाले, इनको बोलेंगे टेम्परेट जोन। देखिए नीचे लिखा हुआ है, ऐसे एरिया, अर्थ का ऐसा एरिया जो सनलाइट का इफेक्ट जहां पर कम आता हो, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा 15 डिग्री टेम्परेचर, जैसे हमारे यहाँ बहुत सर्दी जब होती है, ठंड वंड, रजाई वजाई पड़ती है, जब हम 15 डिग्री पे रजाई लेके बैठे होते हैं, ऐसे एरिया यहां पर होते हैं, ये वाले एरिया में, तो इनको बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन वो जोन होते हैं जहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पे सनलाइट कम पड़ेगी तो यहां पे गर्मी कम होगी, जब गर्मी कम होगी तो ठंड ज्यादा होगी, है ना, इसलिए इस जोन को क्या बोला जाता है, टेम्परेट जोन। ठीक है, इसके इस तरह से हमारे बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर को हम उसके अंदर में लाइंस, इमेजिनरी लाइंस और जोन को बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे समझने वाले हैं। नेक्स्ट इसके पिक्चर बना करके हम आपको दिखाएंगे। अभी हमने ये देखा कि सन से जो रेज आ रही हैं, है ना, उसकी इंटेंसिटी कहाँ सबसे ज्यादा होगी, जहां वो परपेंडिकुलर होती थी। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए सन यहां से लाइट दे रहा है और हमारा ये अर्थ का सरफेस है, तो सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर जहां पर होगा वही इसका सबसे ज्यादा हीट एक्सेप्ट करेगा, और ऊपर वाले जो चीजें होंगी, ऊपर वाला जो कर्व होगा वहां से स्लाइड होके ऐसे निकल जाएगी, या फिर यहाँ एरिया बढ़ जाने की वजह से हीट कम हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का क्या होता है, इस तरह की जोन्स बढ़ जाते हैं। जोन्स का मतलब मैंने बताया था इससे पहले कि अर्थ का वो जोन या वह एरिया जहां पर सन की हीट सबसे ज्यादा आती हो उसको बोलते हैं टॉरिड जोन। तो अगर मान लीजिए अर्थ हमारा कैसे ऐसे टिल्ट है और वहां से सनरेज पड़ रही है, तो परपेंडिकुलर यहां पर जो एरिया होगा सबसे ज्यादा सनलाइट एक्सेप्ट करता है, तो इस एरिया को क्या बोला जा रहा है, टॉरिड जोन बोला जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर बीच का एरिया है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से लेकर के 23 एंड हाफ साउथ का जो जोन है, जो एरिया है, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, अब
होता क्या है कि सन की जो रेज होती है एक बार मैक्सिमम वहां तक पहुंचती है। जैसे अगर मान लीजिए अर्थ ऐसे करके टिल्टेड है, तो एक टाइम पे सनलाइट यहां पहुंचेगा और जब दूर जाएगी उसके बाद सनलाइट एक टाइम पे नीचे की तरफ आएगा, है ना। ये अभी क्लाइमेट वाले में चैप्टर में बता देंगे आपको कि किस तरह से इसका मौसम बदल रहा है, तो इसका इफेक्ट आ रहा है। अभी ये देख लीजिए कि सन की रेज सबसे मैक्सिमम इस रेंज के अंदर ही होती है, इससे ऊपर कभी भी ज्यादा इसकी हीट कभी नहीं जाती, इससे नीचे कभी भी ज्यादा नहीं जाती है, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी वजह से इसकी जो बाउंड्री है कि सन की रेज इससे ऊपर नहीं जा रही है, ये लाइन पड़ती है 23.5 डिग्री के ऊपर, 23.5 के ऊपर। और इसके लिए जो नॉर्दर्न पार्ट में इसका इमेजिनरी लाइन लैटिट्यूड खींचा जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और उसी तरीके 23.5 साउथ के नीचे भी लाइट नहीं जाती है, यहां तक भी बाउंडेड है। और इस लैटिट्यूड को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री एंड हाफ साउदर्न पे है। इसका नाम अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला, ये गलत है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउदर्न में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से एक और देख लीजिए, जहां पर हीट का इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है, यहां सबसे ज्यादा हो गया, यहां थोड़ा बहुत होगा, हल्का फुल्का होगा, स्लाइड करके जा रही है इसकी वजह से, तो थोड़ा सा भी होगा। यहां 66.5 नाम का एक सर्कल यहां पे बना होगा, 23 से लेकर के 66, यहां पर भी थोड़ा बहुत हीट यहां पे पड़ती रहती है। तो इस जोन को क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन, जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा बियरेबल हो, है ना, कि माइनस में नहीं जा रहा हो, लगभग 0 डिग्री या फिर -5 -10 तक जाता हो, ऐसे एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन, जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता हो, साल भर टेम्परेचर एवरेज 10 डिग्री के नीचे ही रहता है, ऐसे एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये नीचे भी मिलता है और ये ऊपर भी मिलता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो एरिया पड़ता है उसको टॉरिड बोलते हैं, और जहां हीट कम मिलती है उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। कुछ एरिया ऐसे होते हैं, बहुत छोटे से एरिया अर्थ के ऊपर ऐसा होता है जहां पे सन की रेज बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है ना, बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है। वो होता है हमारा पोल के पास का एरिया, 66 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर वाले एरियाज को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मतलब होता है फ्रीज, यानी कि जमा हुआ, है ना। जमा हुआ का मतलब क्या है? वहां पे हमेशा क्या होगी, टोटल वहां पे आइस कैप्स मिलेंगी, हमेशा बर्फ के फॉर्म में वहां पे पानी मिलेगा आपको हमें, ठीक है। तो ये मिलेगा, ये जोन को बोलते हैं फ्रिजिड जोन, जो ऊपर का एरिया मिल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे फ्रिजिड जोन देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है साउथ का, इस तरह एक ऊपर एक नॉर्थ का भी होता है, इस पोल्स के पास हमेशा फ्रिजिड जोन पाया जाता है। अच्छा, आप उसके कलर को महसूस कर पा रहे हैं, कलर को देख पा रहे हैं? इस कलर का एक लॉजिक भी है, जहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पे रेस पड़ रही है सनलाइट, यहां पर बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, इसको ग्रीन से बनाया है। टेम्परेट जोन, ओशन और टेम्परेट जोन यहां ज्यादा होता है, इसको मैंने इसको ब्लू में बनाया है। यहां पे लाइफ बियरेबल है, थोड़ा बहुत लाइफ थोड़ा आसानी से रही जा सकती है। लेकिन जो रेड कलर से बनाया है, जो खतरे का निशान, यहां पर लाइफ होती ही नहीं है। यहां पे अगर आप कभी चाहेंगे कि हमें गेहूं उगाना पड़ जाए, एग्रीकल्चर करना पड़ जाए, तो यहां पर लगभग इम्पॉसिबल ही है। इसी की वजह से मैंने इसको रेड बनाया है, यहां पे लाइफ जीना बहुत कठिन है, ठीक है। तो पोल्स के ऊपर फ्रिजिड जोन है, हर चीज आपको बर्फ में मिलेगी, पानी पी रहे हैं पता चला वो भी बर्फ में है ना। और बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइफ बहुत क्रूशियल है, इसकी वजह से मैंने इसको इस कलर में बनाया। आप इसको इस तरह से याद भी रख सकते हैं कि जहां पे टॉरिड जोन होता है वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, इसीलिए मैंने ये ग्रीन बनाया हुआ है। यहाँ पर ओशंस और लाइफ थोड़ा सा टेम्परेट में, ठंड में है, इसकी वजह से ओशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसकी वजह से इसको ब्लू बनाया है। लाइफ यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, लगभग बहुत हार्श है, इसकी वजह से मैंने रेड बनाया है, ठीक है। और मैंने ये बता दिया आपको किस किस जगह पे क्या क्या एरिया मिलता है। ये है टॉरिड जोन, जहां सबसे ज्यादा अर्थ की हीट पड़ रही है। ये है टेम्परेट जोन, जहां अर्थ की हीट बहुत कम पड़ रही है। ये है फ्रिजिड जोन, जहां पे अर्थ की हीट बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये इस सन की लाइट आने की वजह से हमने अपनी इमेजिनरी लाइंस बना बना करके अर्थ के अंदर में एक डिवीजन बना लिया है, जो हमें बताता है कि अर्थ का वो जोन कैसा होगा, वो एरिया कैसा होगा, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ लिया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। और इसको 66.5 को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है। नॉर्थ पोल वाले को क्या बोलते हैं? आर्कटिक, यहां बोलते हैं आर्कटिक ओशन होता है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? आर्कटिक सर्कल। और 66.5 जो यहां लैटिट्यूड है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं,
ठीक है, ये दोनों आप नाम तो खैर आपको सभी याद रखने, क्योंकि बहुत बहुत बड़े नाम नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। ठीक है, इक्वेटर को छोड़ के 4 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 2 3 और 4, है ना। 4 इक्वेटर को छोड़ करके 2 यहाँ, 2 किनारे किनारे पे। तो आपको ये याद रखना है। यहां तक हमने समझ गया है कि लैटिट्यूड्स का क्या यूज होता है, कैसे हम अर्थ के को जोन्स के फॉर्म में डिवाइड कर ले रहे हैं, कैसे किसी कंट्री को इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे डिवाइड कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ लैटिट्यूड का यूज से हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अगले हमारा जो वीडियो होगा, अगला जो पार्ट होगा इसके अंदर में हम लॉन्गिट्यूड्स को देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है और किस तरह से इसका लोकेशन दिखाई जाती है। दोनों को कंबाइन करके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कंबाइन करके कैसे हम लोकेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को पढ़ते समय हमेशा कॉपी पेन का इस्तेमाल करें, और अगर यूजफुल लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, इस और कमेंट और लाइक करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।